हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इन इटसेल्फ वो एक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दूसरा, इलेक्शन का समय चल रहा है तब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तीसरा, हमारा प्रीलिम्स भी बहुत नजदीक है, तो जब ये तीनों चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को जो प्रिपेयर करके नहीं जा रहा है वो समझ ले कि वो सुसाइड की तैयारी कर रहा है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। तो गाइस बड़ी सिंपल बात है, वी डोंट नो यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां से पूछना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर ओन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आवर कॉमन सेंस, हम कुछ तो एनालाइज कर सकते हैं, हम कुछ तो समझ सकते हैं, हम कुछ तो गैस कर सकते हैं, दैट टू अ स्मार्ट गेस। तो उस संदर्भ में ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, इसकी प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे तो ये हमने पहले भी हमारे चैनल पर की है, बट मैंने सोचा कि एक बार फिर आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं कि ये है क्या। पर्टिकुलरली वो प्रोविजन जिसमें आप कंफ्यूज होगे, वो प्रोविजन जिसमें आपको शायद लगेगा एग्जाम में कि यार ये प्रोविजन तो होगी या ये प्रोविजन नहीं होगी, पर वो भी प्रोविजन है, तो उनके बारे में हम गाइस बात करेंगे। बिल्कुल, देखो जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है ना, अब आज तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप कहोगे ओके 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 हो गया, लेकिन पेपर को सॉल्व करने वाला माहौल अलग होता है, पेपर को अटेम्प्ट करने वाला दिमाग अलग होता है, तब जो कॉमन सेंस चल रही होती है वो अलग होती है। तो उसी को हमने क्या करना है, मिमिक करना है आज। कैसे मिमिक करना है? वंस यू आर डन विद दिस, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, देखिए आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, देखिए क्या डाउट्स है। हो सकता है टू योर सरप्राइज, टू माई सरप्राइज, कि जो हमने क्लास में किया ओवर एंड अबव इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाए, ओवर एंड अबव इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल रही है, दैट इज गुड फॉर यू। तो ऐसे आपको टॉपिक तैयार करना होता है गाइस। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, दैट टू ऑफिशियल एमसीक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन बढ़ जाते हैं। ये बात मेरे ख्याल से मैंने लाखों बार ही कह दी होगी, हजारों बार नहीं। तो एनीवे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्रैक 2024 प्रीलिम्स के तहत, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम बेस्ट ऑफ द मटेरियल आपको प्रोवाइड करें ताकि आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो करते भी रहेंगे आगे, और आप भी अपने एंड पे मेहनत करते रहिएगा, मिलके ही ये चीज हो पाएगी, किसी एक शख्स के बेस पे इट इज नॉट पॉसिबल। तो कहने का मेरा मकसद है, इट्स ए टीम एफर्ट, कुछ आपकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से, रादर आपकी तरफ से ज्यादा, हमारी तरफ से और भी ज्यादा। ओके, तो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2025 ऑनलाइन 2025 के अटेम्प्ट जो बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए न्यूज है कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपकी काउंसलिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू फील लाइक, आपको इन नंबर्स पे मिल जाएगी। चलते हैं जी आगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की प्रोविजंस। अब की प्रोविजंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में तो बहुत कुछ है, आपको ये सारा याद करना भी वर्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसी होती है जिसमें आप धोखा खा सकते हो, कुछ प्रोविजन होती है जो ऑब्वियस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट रेगुलेट्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। ऑब्वियस है, अगर ये स्टेटमेंट पेपर में आ जाती है, इट रेगुलेट्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, तो आप उसको झूठ थोड़ी कहोगे कि नहीं ये नहीं कंडक्ट करती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अब आपको पता लग गया इलेक्शंस प्लस बाय इलेक्शंस। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जब बनाई इलेक्शंस के लिए है तो बाय इलेक्शंस भी तो करेगा। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस स्टेटमेंट्स के ऊपर हम जोर नहीं देते, हम हमेशा उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जोर देते हैं जो अनयूजुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें आप एग्जाम में धोखा खा सकते हो। हम देखते जाएंगे आगे। So it provides administrative machinery for conducting elections, ठीक है, प्रोवाइड करेगी, वेरी ऑब्वियस। इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट, may not be obvious। क्यों? it may deal with the registration of the political parties, it may not deal with the registration of the political parties। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में लेटर से आपको स्टेटमेंट में आ जाए कि होम मिनिस्ट्री डील करती है, या आपको आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट वुड रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टीज, उस सर्कमस्टांस में आपको धोखा लग सकता है। सो इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो इट स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सो इट स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके, ये भी बताएगा, यही बता रही थी, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोवाइड कर रहा है कि कौन कौन क्वालिफाइड है, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इट प्रोवाइड्स प्रोविजंस टू कर्ब करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस। So what it is providing? Provisions to curb the corrupt practices. Okay, very much obvious. It lays down the procedure for setting
डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन। तो सारी चीजें ऑब्वियस हैं, बस 2 पॉइंट्स को छोड़ के आई मीन वो ऑब्वियस नहीं है, वो अनयूजुअल है, तो उनको आप याद कर लीजिए कि जैसे इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इट स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने ही इसको एनैक्ट किया है। क्यों एनैक्ट किया? ताकि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए कुछ प्रोविजंस ले डाउन कर दी, जिन प्रोविजंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा हमें नजर नहीं आया यहां पर जो हमें बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा हो। जैसे इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर सेटिंग डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शंस। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। क्या है जी क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया? This is something very much important. Now guys, qualification for contesting elections in India, the parliament has laid down the following qualifications for contesting elections in Representation of Peoples Act 1951. तो वो क्या है जो क्वालिफिकेशन ले डाउन किया? पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस पर्सन को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर होना जरूरी है। The person must be a member of a scheduled caste or scheduled tribe in any state UT if she wants to contest the reserved seat. So अगर आप रिजर्व सीट से कंटेस्ट करना चाह रहे हो तो जिसके लिए रिजर्व की गई है आप उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल SC या ST। मिनिमम एज वेरी मच ऑब्वियस, 25 साल MLA MPs की एज है और 21 साल जो है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज की एज है अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने। राइट टू वोट देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 326 जो आपको राइट टू वोट देता है, सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आपको आर्टिकल 326 है, उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी राइट आपका राइट टू वोट कौन करवा रहा है और कंटेस्ट करने का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। So apart from Article 326 of the Constitution that guarantees the right to vote to every citizen above the age of 18 years unless disqualified by the law. Section 62 of the RP Act also ensures that every person who is in the electoral roll of that constituency is entitled to vote. This is together, guys. So Section 62 of the RPA Act 1951 also ensures that every person who is in the electoral roll of that constituency is entitled to vote. कि ये भी वोट कर रहा है. Very much important. So 326 भी आपको राइट टू वोट दे रहा है एंड आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी राइट टू वोट दे रहा है. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और दूसरा स्टैट्यूटरी राइट है. वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा. One person can vote at one constituency only and only for one time in a particular election. So एक पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वोट कर सकता है एक ही समय पर. ये भी ऑब्वियस बात है. सो नथिंग इसमें अनयूजुअल चीज कुछ नहीं है, लेकिन यहां कुछ था. 326 में आप वोट कर सकते हो एंड देन 326 आर्टिकल आपको वोटिंग राइट दे रहा है प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको वोटिंग राइट दे रहा है. तो इफ अ पर्सन इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, अब ये देखते हैं अगर किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया कहां? प्रिजन में. वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज और इन लॉ ऑफ द पुलिस कस्टडी. सो मैं आपको इन सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में, कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में, किसी को कन्विक्शन हो गई है मतलब सजा सुना दी गई, तो वो अपना राइट टू वोट लूज कर देता है. मतलब जेल में बैठा हुआ शख्स, पुलिस कस्टडी में बैठा हुआ शख्स, जेल में बैठा हुआ शख्स चाहे कन्विक्टेड है चाहे अंडर ट्रायल है, नो राइट टू वोट. अगर कोई शख्स पुलिस कस्टडी में है, नो राइट टू वोट. अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, यस ही इज हैविंग राइट टू वोट. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन की सिर्फ एक्सेप्शन है. अदर देन दैट चाहे अंडर ट्रायल है, चाहे वो कन्विक्टेड है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है वोट करने का. ओके, सो इफ अ पर्सन इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज और इन द लॉ of the police custody, then he is not eligible for voting. However, in case of preventive detention, he can vote. So in 2014, Election Commission had said that the person under preventive custody had the right to vote, but not under trials and convicts. यही चीज मैंने आपको बताई अभी. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मैं आप बोलूंगा ना आपको इसमें से कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, रिटेन करनी पड़ेगी, तो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में, तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में ये नंबर 1 पॉइंट. लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात और है, जिनको 2 साल से कम की सजा हुई है, चाहे वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. देखो कितनी अजीब बात है. The act allows those serving sentence under less than 2 years to contest elections from prison. So prison से elections क्या कर सकते हैं? वो contest कर सकते हैं. However, campaigning जो है उनकी वो लिमिट हो जाती है, लेकिन contest वो जरूर कर सकते हैं. आगे देखते हैं. Note option. None of the above was introduced in the ballot papers, electronic voting machines in general elections to the state assemblies. जितने भी candidates हैं इनमें से हमें कोई भी पसंद नहीं है. So that is NOTA and it was introduced in 2013. Okay. Then VVPAT. VVPAT में क्या होता है कि it is
वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इट्स एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। क्या है जी? ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है अटैच विद ईवीएम। ईवीएम के साथ ये इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच कर दिया जाता है। किस लिए अटैच कर दिया जाता है? इसलिए अटैच कर दिया जाता है ताकि जिसको आप वोट कर रहे हो, लेटर से आप कमल को वोट कर रहे हो या लेटर से आप पंजे को वोट कर रहे हो, तो क्या सचमुच में वोट उन्हीं को गई है? तो ये कंफर्म करता है मैकेनिज्म कि यस, जिसको आपने बटन दबा के वोट कास्ट की है उसी को ही आपकी वोट गई है। It was also introduced in 2013 after Supreme Court allowed the Election Commission for the requirement of free and fair election in its verdict. अच्छा, ये verdict important है, People's Union for Civil Liberties versus Union of India case. This becomes important when we are talking about वीवीपैट, तब उसमें ये क्या चीज हो जाती है? ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से केस में इस बारे में डिस्कशन की गई थी, पीपल्स यूनियन वर्सेस सिविल लिबर्टीज। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इज वेरी कम। ओके, देन प्रोविजंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है? एवरी एसोसिएशन और बॉडी इन ऑर्डर टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। तो आपको मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बता रहा है हमें। तो सी इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की? जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सो every association or a body in order to become a political party must be registered with the election commission whose decision regarding registration will be final. Again very much important। देखो, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को स्टार मार्क कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ऑब्वियस बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में वो ऑब्वियस है, यूजुअल चीजें। ओके, so whose decision regarding registration will be final. So registered political parties in course of time can get recognition as state party or national party। जो पार्टीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं within the course of time they can get recognition as state party और national party। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा जी आपका कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे एक पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं या स्टेट पार्टी बोल सकते हैं। ओके, तो कैसे एक जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाती है? इस समय देश में कितनी नेशनल पार्टी? आप कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। So change in name and address of a registered political party must be communicated to the election commission। Okay, fine। Election commission cannot deregister the party। तो डीरजिस्टर नहीं किया जा सकता। एक बार पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर दिया, उसको डीरजिस्टर नहीं किया जा सकता। देखो, रिकॉग्निशन और डीरिकॉग्निशन में फर्क है। रिकॉग्नाइज करना एज ए नेशनल पार्टी, डीरिकॉग्नाइज करना कि ये नेशनल पार्टी नहीं रही, वो हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, डीरजिस्टर ये नहीं कर सकता। आगे देखते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। So voluntary contributions by any person or company within India other than the government company can be accepted by the registered political party। So registered political parties accept कर सकती हैं voluntary contribution by any person or company other than the government company। तो ये चीज जो होगी अनयूजुअल होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। ओके, कंपनी कैन डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही, लेट्स से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में, तो वो गवर्नमेंट कंपनी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारी फंडिंग दिलवा लेगी ऐसे तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को ये नहीं सुविधा दी गई है या ये प्रोविजन उनके लिए नहीं है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन और कंपनी विद इन इंडिया कैन बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अ कंपनी कैन डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, फाइन। There is no obligation of a company to report such donation in its profit and loss account। ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। कितना भी पैसा आप पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी देना चाहो उतना दो। There is no obligation of the company to report such donation in its profit and loss। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। देखो, ये सारी चीजें क्यों की गई हैं? बेसिकली फंडिंग को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज प्लस जिन्होंने फंडिंग दी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज क्या टू सबमिट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या लिस्ट ऑफ डोनेशंस दे रिसीव अबव 2000। तो 2000 से ज्यादा की जितनी डोनेशन रिसीव होगी वो मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज को वो सबमिट करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी लिस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिसीव मोर देन 2000 एज अ कैश। 2000 से ज्यादा कैश भी रिसीव नहीं किया जा सकता। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एफसीआरए अंडर, मतलब फॉरेन कंपनी से भी आप रिसीव कर सकते हो अंडर एफसीआरए एक्ट। एफसीआरए एक्ट के तहत आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। ओके, फाइन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादा समझ तब आएगी जब आप क्या करोगे, इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करोगे। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटी। डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी। तो इंडिविजुअल्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस
have to file an affidavit declaring their criminal record कि हमारा ये criminal record है, ये हमारे पास assets हैं, liabilities, educational qualification, ये भी obvious है. After getting elected, MPs are required to file a declaration of the assets. After getting elected, also MPs are required to file a declaration of the assets and liabilities. किसके सामने? With the Speaker of Lok Sabha and Chairman of the Rajya Sabha. ये important है. आपको क्या आएगा? After getting elected, MPs and MLAs या फिर MPs are required to file declaration. After getting elected, MPs are required to file declaration of the assets and liabilities. किसके सामने? Election Commission of India के सामने. No. इलेक्शंस के बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में ऐसे टर्म्स उल्टे देके आपको टेस्ट किया जा सकता है. So these declarations have to be made by MPs within 90 days of taking their seats in parliament. Okay, 90 दिन के अंदर अंदर. अब देखते राइट टू इन्फॉर्मेशन. कैंडिडेट्स नीड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन वेदर ही और शी इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर. क्यों? क्योंकि अगर 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा आपको सुनाई गई है किसी भी किसी भी जजमेंट में कोर्ट के द्वारा, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ओके, ये भी देखेंगे आगे. Voting through postal ballot, any class of person can be notified by the Election Commission of India in consultation with the concerned government, which can give their votes by postal ballot. So postal ballots के through भी voting की जा सकती है. Section 126 of the Representation of People's Act 1951 क्या कह रहा है? So 48 hours before the polling ends, 48 घंटे जब पोलिंग एंड होती है उससे 48 घंटे पहले, displaying of any election matter by television or similar apparatus in a constituency is prohibited. इसी को क्या बोलते हैं? साइलेंसिंग पीरियड भी बोलते हैं. दिस इज व्हाट इज साइलेंसिंग पीरियड के 48 घंटे पहले कुछ भी डिस्प्ले करना बंद कर दिया जाता है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन 126 है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल एंड सोशल मीडिया. इन पे एप्लीकेबल नहीं है. इट इज एप्लीकेबल जैसे आप न्यूज चैनल देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, वहां पर इट इज एप्लीकेबल. लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल्स एंड सोशल मीडिया. वहां पर चलता रहता है. यू कैन नॉट स्टॉप. ओके, सेक्शन 126A. अब ये अनयूजुअल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस प्रोविजन. ओके, सेक्शन 126A प्रोहिबिट्स द कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ इट्स रिजल्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन. ओके, अगेन सेक्शन 126A प्रोहिबिट्स द कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल. तो सेम पीरियड में एग्जिट पोल भी आपको नहीं देने हैं. नंबर 1. नंबर 2, अब ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा. ओके, तो इसको ध्यान में रखिए एंड मेक श्योर ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत हुई. सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर 70 lakhs इन लोकसभा एंड 28 lakhs इन असेंबली इलेक्शन. ये सीलिंग है जी. काउंटिंग ऑफ वोट्स एट एवरी इलेक्शंस वेयर अ पोल इज टेकन, द वोट्स आर काउंटेड बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, हिज इलेक्शन एजेंट एंड हिज काउंटिंग एजेंट. मतलब कौन, ऑब्वियस है कि ये क्या कर रहे हैं, काउंटिंग हो रही है. डिस्ट्रक्शन, लॉस और डैमेज जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. So corrupt practices. All government or non-government officials are included within the scope of corrupt practices. So government as well as non-government officials. Bribery, कोई भी gift, promise or gratification to any person as a motive or reward banned है. मतलब जैसे शराब की बॉटल देना, कैश बांटना, ये बैंड है. These are the corrupt practices. लेकिन फिर भी ये चलती रहती है. Undue influence, any direct or indirect interference, attempt to interfere on the part of the candidate with the free exercise of any electoral right, the publication by a candidate any statement of fact which is false in relation to the personal character conduct of any candidate. तो अगर let's say एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ कुछ पब्लिश कर रहा है उसके कैरेक्टर के खिलाफ जो कि झूठ है, that is also under the corrupt practice. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायरिंग और प्रोक्योरिंग ऑफ एनी व्हीकल बाय कैंडिडेट. कोई भी कैंडिडेट हायर करता है व्हीकल या प्रोक्योर करता है व्हीकल ऑफ एनी इलेक्टर, किसी भी इलेक्टर का, टू और फ्रॉम अ पोलिंग स्टेशन, किसी भी पोलिंग स्टेशन की तरफ जाने के लिए या वहां से हायर करता है किसी भी इलेक्टर का, वो भी क्या है, करप्ट प्रैक्टिस में. ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा आएगा आपको लगेगा यार इसमें क्या दिक्कत है, व्हीकल लिए ही जा सकता है तो प्रॉब्लम क्या है, बट इट इज देयर. सो दिस इज अंडर करप्ट प्रैक्टिस. प्रमोटिंग एनिमिटी, any person who promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language feeling of enmity or hatred between the different classes of citizens of India can be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years. So कुछ भी आपने ऐसा बोलना, दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई कराना, फीलिंग ऑफ एनिमिटी प्रमोट करना, हेटेड करना, तो 3 साल के लिए आपको सजा सुनाई जा सकती है. प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 48 hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll. So prohibition of public meeting,
ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स फॉर द पोल। सो पोल से 48 घंटे पहले भी पब्लिक मीटिंग्स प्रोहिबिट कर दी गई। अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज एंड एमएलए, ये इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 lays down certain rules for disqualification of MPs and MLAs. So representation of people act जो है, it is laying down certain rules for disqualification of MPs and MLAs. अब सेक्शन 8(3) ऑफ द एक्ट क्या करे, स्टेट्स दैट इफ एन एमपी और एमएलए, अगर एमपी या फिर एमएलए क्या है, कन्विक्टेड है फॉर एनी अदर क्राइम, convicted for any other crime and is sent to jail for 2 years or more, he she will be disqualified for 6 years. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पर्सन को अगर सजा सुना दी जाती है बाय द कोर्ट फॉर 2 years और मोर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भाई तू अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कब तक? जब तक तेरी टर्म पूरी नहीं हो जाती। नो, कब तक नहीं लड़ सकता? जब तक तेरी टर्म पूरी नहीं हो जाती, प्लस उसके बाद 6 साल। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की सजा या लेट अस से 3 साल की सजा, तो 3 साल की सजा पूरी कर, उसके 6 साल बाद तक तू इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, तो टोटल 9 years होता है। तो सेंटेंस प्लस 6 years। तो दोबारा पढ़ रहा हूं, स्टेट्स दैट इफ एन एमपी और एमएलए इज कन्विक्टेड फॉर एनी अदर क्राइम एंड इज सेंट टू जेल फॉर 2 years और मोर, ही शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। टाइम ऑफ रिलीज से 6 years। Even if a person is on bail after the conviction and his appeal is pending before the disposal, he is disqualified from contesting election। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी, आप चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आपकी अपील पेंडिंग है, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो, चाहे आपने अपील कर दिया। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, आपको बेल दे दी, ठीक है, आपको बेल दे दी, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड ही हो, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेट अस से हाई कोर्ट ने आपकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, सेंटेंस को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो क्या इन हालातों में आप इलेक्शन लड़ पाओगे? नो, तब भी नहीं लड़ पाओगे। तो फिर किन हालात में लड़ पाओगे अगर आपको सजा सुना दी गई है? उन हालातों में अगर हायर कोर्ट, लेट्स से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपके सेंटेंस को स्टे कर रहा है। अगर तो सेंटेंस को स्टे किया जा रहा है, फिर आप इलेक्शंस लड़ सकते हो, लेकिन अगर सेंटेंस को सिर्फ सस्पेंड किया जा रहा है, फिर आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आरपी एक्ट में भी नहीं आपको मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, जजमेंट थी। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो एनीवे सेक्शन 8(4) अलाउड कन्विक्टेड एमपीज, इन्होंने पहले कन्विक्टेड एमपीज एमएलएस को अलाउ किया कि अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप 3 महीने के अंदर अंदर अपील कर दो। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं, अपील करो ना करो, यू आर डिस्क्वालीफाइड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं था, उन्होंने बोला था अगर आपको सजा होगी, यू आर डिस्क्वालीफाइड अनलेस अंटिल हम क्या कर देते हैं, स्टे कर देते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। मेक श्योर आप इसकी प्रोविजन ध्यान से कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।